एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें ग्लैंड्स ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे थे। अब कौन कौन सी ग्रंथियां हमने पढ़ ली थी? हमने शायद 5 पढ़ ली थी ना, है ना? हाँ, 5 ग्लैंड्स पढ़ ली थी। कल हमने लास्ट में पढ़ी थी आपकी जो ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है उसको पीनियल काय ग्रंथि कहते हैं, जो हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क में होती है। अब हम आज पढ़ेंगे 6 नंबर पे। 6 पे पढ़ेंगे हम कौन सी? 6 नंबर पे आती है एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क, वृक्क किसको बोलते हैं हम? किडनी को हिंदी में। तो वो ग्रंथि जो किडनी के ऊपर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स क्यों बोला है? क्योंकि ये 2 होती है बच्चों। तो लिख दो अधिवृक्क ग्रंथियां। अधिवृक्क, किडनी को हिंदी में वृक्क कहा जाता है, तो ये किडनी के अपर साइड पे होती हैं। जल्दी से लिखो एड्रीनल ग्लैंड्स। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर भी शायद आज हो जाएंगी, तो कल 9वीं करके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलो, ये कहां होती है? तो लिख दो ऑन द अपर साइड ऑफ किडनी। किडनी के ऊपर। किडनी जिसको आप आम भाषा में क्या कहते हो बेटा? गुर्दे कहते हो, और हिंदी में लिखा जाता है किडनी को वृक्क। तो हमारे वृक्क के ऊपर पाई जाती है। जो किडनी होती है उसके ऊपर होती है। 2 किडनियां होती हैं, तो ये भी कितनी होती है? ये भी नंबर में 2 होती है, इनकी संख्या 2 होती है। अच्छा, कैसे होती है सुनो। ये हमारा सोयाबीन के आकार का, ऐसे सोयाबीन राजमा होता है ना, उसके आकार की हमारी किडनी होती है। तो इस तरीके से आपकी 2 किडनी है, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली। ये किडनी है। ये मैम ने क्या बनाई है? ये किडनीज हैं, आपके गुर्दे हैं। अब इस किडनी के ऊपर की तरफ यहां पे होती है एड्रीनल ग्लैंड, ऐसे एक इसके ऊपर और एक इधर वाली किडनी के ऊपर। ये आपके एड्रीनल ग्लैंड है। और बच्चों, ये जो एड्रीनल ग्लैंड होती है ना, ये 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। देखो, एक ये इसका अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला जो मैंने हरे कलर से बनाया है। ये अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं मेडुला। मेडुला हिंदी में कहा जाता है पिंड भाग। और ये पिंड कौन सा है? ये इनर पार्ट है। इनर का मतलब होता है आंतरिक हिस्सा है। एड्रिनल ग्रंथि 2 हिस्सों में बंटी हुई होती है, एक बाहरी हिस्सा, एक अंदर वाला हिस्सा। ये जो है ये अंदर वाला है, इनर पार्ट, आंतरिक हिस्सा है, तो इसको हम मेडुला भाग कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला होता है आउटर पार्ट, ये वाला। और आउटर वाले पार्ट को नाम देते हैं कॉर्टेक्स। हिंदी में कहते हैं वल्कुट हिस्सा या वल्कुट भाग। और याद रखना हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपको तो ना इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखने हैं। ये वाला बाहरी हिस्सा है, क्योंकि आपकी एड्रिनल ग्लैंड के 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, तो बेटा 2 हिस्से, तो दोनों से अलग अलग हॉर्मोन्स निकलेंगे, है ना? दोनों के और अलग अलग हॉर्मोन्स निकलेंगे। तो ये अंदर वाला है, तो इससे अलग, अंदर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? मेडुला। बाहर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। तो अंदर वाला अलग हार्मोन बनाएगा, बाहर वाला अलग हार्मोन बनाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कौन सी ग्रंथि का जो हिस्से होते हैं उसको कॉर्टेक्स और मेडुला कहते हैं, तो आप क्या करके आओगे? एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होती हैं, 2 होती हैं, उसके बाहरी हिस्से को कॉर्टेक्स या वल्कुट भाग कहते हैं, और उसके अंदर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? मेडुला भाग कहते हैं। अब ये 2 अलग अलग भाग हैं, तो दोनों में हॉर्मोन्स भी अलग अलग निकलेंगे। तो आइए पहले कौन सा पढ़े? मेडुला भाग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसका जो मेडुला वाला हिस्सा है, जिसको हिंदी में पिंड भाग कहते हैं, है ना? और ये कौन सा होता है? ये इनर हिस्सा होता है, आंतरिक हिस्सा होता है, अंदर वाला होता है। ये बनाती है 2 हार्मोन। कौन कौन से? मेडुला वाले हिस्से में 2 हार्मोन बनते हैं। नंबर 1 पे जो आता है उसको बोलते हैं एड्रीनिलीन हार्मोन। कौन सा बच्चों? फिर से बोलो, एड्रीनिलीन हार्मोन, एड्रीनिलीन। और इसी एड्रीनिलीन का एक दूसरा नाम होता है, या तो इसे एड्रीनिलीन बोलो या आप इसे एपिनेफ्रीन हार्मोन बोलो। क्या बोलो? एपिनेफ्रीन हार्मोन। इसके 2 नाम है बेटा, एपिनेफ्रीन या एड्रीनिलीन। अब जो यहां से दूसरा हार्मोन निकलता है उसको कहा जाता है नोर
एड्रीनिलीन, नोर लगा देना है बेटा आगे, नोर एड्रीनिलीन, और या इसका दूसरा नाम होता है नोर एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्या पूछेगा एग्जामिनर? एग्जामिनर पूछेगा एड्रीनिलीन या नोर एड्रीनिलीन, एपिनेफ्रीन या नोर एपिनेफ्रीन कौन सी ग्रंथि के द्वारा बनाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले ये एड्रीनल ग्लैंड के कौन से हिस्से से बनते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा? ये अंदर वाले हिस्से से, और अंदर वाले हिस्से का नाम क्या होता है? मेडुला पार्ट, मेडुला पार्ट। चलो, अब ये हॉर्मोन्स है, हॉर्मोन्स बनाया किसने? एड्रिनल ग्लैंड ने। बना के ये कहां डाल देगी? ये दोनों हार्मोन्स खून में आ जाएंगे, क्योंकि आपको मैम ने बहुत बार पढ़ाया है हॉर्मोन्स कहां मिक्स होते हैं? आपके खून में मिक्स होते हैं। अब ये क्या काम करते हैं बच्चों? इन हार्मोन्स को कहा जाता है, दोनों को एक साथ मिलाकर इन्हें नाम दिया जाता है इमरजेंसी हार्मोन। ये दोनों हार्मोन कहलाते हैं इमरजेंसी हार्मोन। अब इमरजेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? आपातकालीन। ये हार्मोन तभी निकलते हैं जब आपके शरीर में कोई आपातकालीन कंडीशन लगी हुई है, कोई इमरजेंसी कंडीशन लगी है, तब ये हार्मोन निकलते हैं। अब आप कहोगे मैम कैसा इमरजेंसी? क्या हमारे बॉडी में भी इमरजेंसी लगती है? हाँ बेटा, कैसे इमरजेंसी? तो वो समझो आप, जब आपको किसी भी चीज से डर लग रहा है, फियर, फियर का मतलब होता है डर लगना, तो आपको किसी चीज से डर लग रहा है ना, तो उस डर को महसूस करवाते हैं ये हार्मोन। अब आप कहोगे मैम हमें तो डर लगता ही नहीं है। नहीं बेटा, जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला होता है उस दिन क्या होता है ना? उस दिन क्या होता है? डर लग रहा होता है। हर एक इंसान को डर लगता है, किसी को हाइट पे डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है ना? सबको अलग अलग तरीके के फोबिया होते हैं। दूसरा, ये डर लगवाता है, फिर उस डर से फाइट करवाता है। फाइट का मतलब लड़ना, सामना करना, उस डर का सामना करवाते हैं ये हार्मोन, आपको हिम्मत देते हैं उस डर के सामना करने की। और अगर सामना नहीं कर पाते हो तो वहां से फाइट हो जाओ, फ्राइट हो जाओ। फाइट का मतलब उड़ जाओ। अब उड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पापा की परी हो, अपने पंख खोलो और उड़ जाओ। उड़ने का मतलब है उस सिचुएशन से हट जाओ। चलो, नहीं समझ में आया, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप अपने घर से बाहर निकले, आपके पीछे पागल कुत्ता पड़ गया, और आपको पता है ये कुत्ता आपको काट सकता है, बहुत सारे लोगों को पहले भी काटा है, तो आप क्या करते हो? जैसे ही वो पागल कुत्ता आपकी तरफ आ रहा होता है, आपको डर लगता है। लगता है डर? हाँ जी मैम। क्यों लगता है डर? क्योंकि आपके बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन निकलना शुरू हो गए। फिर क्या होता है? फिर दूसरे ही सेकंड आपके मन में थॉट आता है कि मैं एक पत्थर उठाऊं या एक लकड़ी उठाऊं, इस कुत्ते को डराऊं ताकि ये मुझे काट ना ले। तो आप उस डर का सामना करते हो, उससे फाइट करते हो, उससे लड़ते हो। फिर आपको लगता है ये कुत्ता तो बहुत तेज भाग के आ रहा है, इस पत्थर वत्थर से कुछ नहीं होगा, तो आप उस जगह से फाइट कर जाते हो, उड़ जाते हो, यानी वहां से भाग जाते हो। तो बच्चों, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये 3 एफ को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन सा एफ? फियर, फाइट, फ्लाइट। इसीलिए हम कहते हैं इस ग्रंथि को 3F ग्लैंड, 3F ग्रंथि कहते हैं बेटा, क्योंकि ये 3F को कंट्रोल करती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है किस ग्रंथि को 3F ग्रंथि कहा जाता है? आप कहोगे एड्रिनल ग्लैंड। 3F का मतलब क्या है? फियर, फाइट, फ्लाइट। डर लगना, डर का सामना करना और वहां से भाग जाना। इसीलिए इस ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? डू और डाई ग्लैंड। करो या मरो, या तो डर का सामना कर दो या भैया वो डर आपको मार देगा। या तो उस कुत्ते का सामना कर लो या फिर वो कुत्ता तुम्हारे कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा देगा। तो इसे कहते हैं करो या मरो ग्रंथि। बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डू और डाई, डू और फ्लाई, करो या भागो वहां से, उस सिचुएशन से। या तो सिचुएशन का सामना करो या वहां से भाग जाओ, उड़ जाओ। उड़ने का मतलब है वहां से भाग जाओ।
तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं किस ग्रंथि को करो या मरो ग्रंथि कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड, डू और डाई, डू और फ्लाई, या तो करो या वहां से भाग जाओ। आई मेरी बात समझ में? अब मैम दूसरी बात सुनो। हाँ, फियर फाइट फ्लाइट एग्जाम में आते हैं, करो या मरो, करो या भाग जाओ, करो या उड़ो, है ना। 3F का मतलब क्या होता है? किस ग्रंथि को इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं? कौन सी ग्रंथि? 3F का मतलब क्या होता है? यहां पर कभी कभी फियर फाइट फ्राइट भी लिखा होता है। फ्राइट का मतलब होता है भाग जाना, उड़ जाना, है ना, इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे। तो उसका मतलब है उस चीज से हट जाओ। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। जब आपको डर लगता है तो आपके अंदर क्या क्या होता है, आप मुझे बताओ। आप मुझे ये बताओ कि जब आपके शरीर में डर लगेगा तो कौन से हार्मोन निकलेंगे? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। अब जब आपको डर लगता है तो आपके शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं जिन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल चेंजेस। क्या क्या होता है बेटा जब डर लगता है? तब जल्दी बताओ, आप सबको पता है ये बात। कुछ जैविक बदलाव आते हैं बच्चों आपके शरीर में। डर लगता है तो क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। मैम जब हम डर लगते हैं तो हमारा हार्ट जोर जोर से धक 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 करना शुरू कर देता है ना। तो क्या होता है जब आपको डर लगता है? तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है बेटा, हार्ट बीट फास्ट हो जाती हैं। आपका जो हृदय है वो बहुत फास्ट फास्ट बीट करना शुरू कर देता है, हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। दूसरा क्या होता है? आपको सांसें हाँफने लग जाती हैं क्योंकि रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है बच्चों, लिख देना। श्वसन की दर भी फास्ट हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हृदय की धड़कनें तेज हो जाएंगी, श्वसन दर बढ़ जाएगी बेटा। तीसरा सुनो, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गूस बम्स आ जाते हैं। आपको आते हैं ना? रोंगटे खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ जी मैम, रोंगटे खड़े होना। और बताओ क्या होता है? और मैम अगला, आपके ब्लड का प्रेशर भी हाई हो जाता है। जब डर लगता है तो आपका बीपी हाई होता है, रक्त दाब बढ़ जाता है, बॉडी में कंपकपी उठ जाती है, ऐसे कंपकपाना शुरू कर देते हो, जिसको बोलते हैं हम शिवरिंग होना। बॉडी में वाइब्रेशन हो जाता है, कंपकपी उठ जाती है बेटा, है ना। और इसके साथ आपका गला सूखना शुरू हो जाता है। वो एक ऐड आता है ना, गला डर सबको लगता है, गला सूख सबका सूखता है, क्योंकि आपके गले में जो सलाइवा होता है, लार होता है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, कम बनता है लार। ये सारे चेंजेस आपके बायोलॉजिकल चेंजेस कहलाते हैं, और ये चेंजेस तभी होते हैं जब आपके शरीर में एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन बनता है। अब सुनो ये हार्मोन कैसे काम करते हैं। ये वाला आपको डर लगाता है ना, और जब डर लगता है तो ये सारी चीजें होती हैं। अब डर लग गया भैया, अब धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, तो ये चीजें खत्म हो जाती है ना फिर। तो ये वाला हार्मोन इनको बंद करता है, कह रहा खत्म है, डर लगना बंद हो गया है, अब ये सारी चीजें सही हो जानी चाहिए। मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है जब किसी इंसान को डर लगता है तो उसमें कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रेनलिन। आपसे पूछता है जब एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है तो कौन कौन से बदलाव देखने को मिलते हैं? तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। आप अपने से रिलेट करके देखना कि जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला होता है उस दिन आपको धक धक बहुत तेज हो रहा होता है, सांसें लंबी लंबी लेते हो, हाँफने लग जाते हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बीपी हाई हो जाता है, बॉडी में कंपकपी उठ जाती है ना। रिजल्ट देख रहे हो, बगल में पापा खड़े हैं, तब देखो आप, और आपका गला सूख जाता है बच्चों। तो ये डर करता है, लगवाता है, और ये निकलता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर जैसे जैसे डर लगना बंद होता है, नॉर्मल सिचुएशन होती है, तो ये नोर एड्रेनलिन कहता है ये सब नॉर्मल हो जाए। तो यहां पे नोर का मतलब है नॉर्मल, ये नॉर्मल करता है फिर सिचुएशन को कि ठीक है यार, इस बार नहीं हुआ सिलेक्शन, अगली बार 200% दूंगा अपना, अगली बार तो सिलेक्शन ले ही लूंगा। बस इतना सोचा, ये सारी चीजें नॉर्मल, ये सारी चीजें नॉर्मल। तो नॉर्मल कौन करता है? नोर एड्रेनलिन, नॉर्मल एड्रेनलिन। आजकल आप सुनते हुए कुछ लोग पता है क्या बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अपना एड्रेनलिन चेक कर रहा हूं,
है ना। एड्रेनलिन चेक करने का मतलब होता है किसी को कोई चीज करनी है ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जैसे बंजी जंपिंग करनी है, हाइट से कूदना है उसे, तो वो कहता है मैं अपना एड्रेनलिन का लेवल चेक करना चाहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किस लेवल पे जाके डर लगना शुरू होता है ना। एड्रेनलिन का लेवल का मतलब क्या होता है, एड्रेनलिन के लेवल का मतलब होता है बेटा कि आपको किस लेवल पे जाके डर लग रहा है। अब किसी किसी को तो हाइट से बिल्कुल डर नहीं लगता, किसी किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से लगता है, किसी को पानी से बिल्कुल नहीं लगता। तो बेटा इसी को बोलते हैं एड्रेनलिन का लेवल चेक करना, यानी मुझे किस पॉइंट पे जाके इतना डर लगना शुरू होगा कि ये सारी चीजें मेरे बॉडी में होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो बेटा याद रखना, फियर फाइट फ्लाइट, डर भी यही हार्मोन लगवाते हैं, डर का सामना भी यही करवाते हैं, और अगर सामना नहीं कर पाते हैं तो यही हार्मोन उस डर से आपको दूर भगाते हैं, दूर भगाते हैं। ठीक है जी मैम। तो ये हो गया एड्रिनल ग्लैंड का अंदर वाला हिस्सा, इसीलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। ये सिर्फ बॉडी में जब इमरजेंसी लगती है ना तभी अपना हार्मोन का लेवल बढ़ाती है, अदरवाइज नॉर्मल, अभी मैं नॉर्मल, मुझे कोई डर नहीं लग रहा तो मेरे बॉडी में एड्रेनलिन नहीं निकल रहा है, ना के बराबर निकल रहा है। लेकिन अभी मेरे सामने स्टूडियो में सांप आ जाए तो बेटा तुरंत मेरे बॉडी में एड्रेनलिन का लेवल ज्यादा। डर लगना अच्छी बात होती है, अगर आप सोचो आपकी लाइफ से डर ही खत्म हो जाए तो कैसा जीवन। मेरे मेरे को सांप आ गया मेरे रूम में और मुझे डर नहीं लग रहा है तो सांप मुझे काट लेगा ना, मेरे से दोस्ती थोड़ी करेगा सांप। तो डर लग रहा है तो मैं सांप का है तो सामना करूंगी, उसको हटाऊंगी, मैं भाग जाऊंगी यहां से। तो बेटा डर लगना अच्छी चीज होती है, और डर सबको लगता है, सबको लगता है, ये याद रखना। ठीक है, चलो ये हो गया एड्रिनल ग्लैंड का अंदर वाला पार्ट। अब जो बाहर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स पार्ट, वल्कुट हिस्सा। ये कौन सा है, बाहरी आउटर हिस्सा है। अब आउटर वाले से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, यहां पे जो हार्मोन्स है इनके नाम थोड़ा सा टफ है याद करना। ठीक है मैम, भूत से डर लगता है, हाँ बेटा भूत से डर लगता है तब भी तो यही होता है, सेम चीज होती है। अब इससे जैसे भी नाम है बेटा नाम याद करने पड़ेंगे। पहला हार्मोन है जिसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, कॉर्टिकोइड्स, हाँ हिंदी में सेम नाम लिखो, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, कॉर्टिकोइड्स। दूसरा जो हार्मोन है उसका लिखो नाम मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। और जो तीसरा है उसको बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन, लिख दो मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। देखो कॉर्टिकोइड्स एक हार्मोन का ग्रुप होता है बेटा। अब ऐसा हार्मोन का ग्रुप जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है उसे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स जो मिनरल्स खनिज की अमाउंट को रेगुलेट करता है, और जो तीसरे होते हैं यहां पर उनको बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन, लिख दो एंड्रोजन हार्मोन। ये लो बच्चों, अब पहली बात मेरी सुनो, ये हार्मोन एक एक नहीं है, ग्रुप में है ये बहुत सारे। और जब इन हार्मोन्स का जो ग्रुप होता है ना उस ग्रुप को बोलते हैं कोर्टिसोल। ये हार्मोन्स ग्रुप में है बेटा ऐसे, और पता है इनको क्या कहा जाता है, इन हार्मोन के ग्रुप को कहा जाता है कोर्टिसोल हार्मोन्स। क्या कहा जाता है, कोर्टिसोल हार्मोन्स। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि कोर्टिसोल हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है, तो आप क्या करके आओगे, कोर्टिसोल हार्मोन्स जो होते हैं वो कौन सी ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड बनाती है। उसका कौन सा हिस्सा, बाहरी, बाहरी हिस्से का नाम क्या है, कॉर्टिकोइड्स। ठीक है, आगे बात समझ में, जी मैम। तो इन हार्मोन को जिस ग्रुप में रखते हैं ना हम, उस ग्रुप को, उस समूह को क्या बोल देते हैं, कोर्टिसोल हार्मोन्स कह देते हैं। तो कोर्टिसोल हार्मोन का ग्रुप है, इस ग्रुप में एक हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स है, एक मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स है, एक एंड्रोजन है। बस ऐसे आपको याद रखना है। और अगर एग्जाम में आ जाए कोर्टिकोइड्स हार्मोन्स कौन बनाता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, देखो इसकी फुल फॉर्म में क्या आ रहा है, कोर्टिकोइड्स, कोर्टिकोइड्स।
है ना? हाँ, लिखत, यस बेटा सेम चीज है। आगे बात समझ में? जी मैम। अब आओ देखो बेटा, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करता है। एक बच्चा कह रहे मैम हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? बेटा पढ़ा चुकी हूं, हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं, बार बार थोड़ी ना पढ़ाएंगे। चलिए सुनिए, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करता है, नाम से ही क्लियर है। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है? शुगर लेवल। ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है बेटा, शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण बनाए रखता है, शर्करा पर नियंत्रण। मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे कहेंगे अरे मैम कल आपने पढ़ाया था कि ग्लूकोज शुगर लेवल को तो मेंटेन करता है इंसुलिन। बेटा तुमने ढंग से नहीं पढ़ा, मैंने कहा था इंसुलिन हमारी ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, हमारे खून में कितनी शुगर होनी चाहिए उसको मेंटेन करने का काम इंसुलिन का होता है। लेकिन हमारी कौन सी सेल के पास, कौन सी टिश्यू के पास, कौन से ऑर्गन के पास, किस कोशिका, किस उत्तक, किस अंग के पास कितना ग्लूकोज जाएगा, वो कौन डिसाइड करता है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। तो ये शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है बेटा। और दूसरा इसका काम होता है स्ट्रेस लेवल। अब स्ट्रेस तो आप समझ ही गए होंगे, हाँ, तनाव पर नियंत्रण बनाए रखना। अब आप समझते हैं जब किसी चीज का आपको स्ट्रेस होता है तो ये हार्मोन्स उस स्ट्रेस को बढ़ाते भी हैं। ऐसी कोई आपके जीवन में घटना होगी जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस जब होता है तो उस समय इस हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, फिर नॉर्मल करता है उससे स्ट्रेस को, तनाव की मात्रा पर नियंत्रण बनाए रखने का काम। मिनरलोकोर्टिकोइड्स मिनरल्स बैलेंसिंग का, और मेन कौन सा मिनरल? सॉल्ट रेगुलेशन। बेटा इसका काम होता है सॉल्ट रेगुलेशन का। नमक बहुत जरूरी है भैया हमारी बॉडी के लिए, हाँ नमक बहुत जरूरी है। तो लिखो नमक की मात्रा पर नियंत्रण बनाए रखना या नमक की मात्रा पर संतुलन बनाए रखना। तो बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या इसने शुगर रेगुलेट किया, स्ट्रेस रेगुलेट किया, इसने सॉल्ट रेगुलेट किया, सॉल्ट NaCl बॉडी में जाके Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूट जाता है, और ये जो सोडियम आयंस होते हैं ये ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए नमक कम ही खाएं लेकिन अच्छा खाएं, राइट। एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है? एंड्रोजन काम करता है सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करवाता है बेटा, सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलपमेंट का काम करता है बेटा। ये हिंदी में लिखो लैंगिक लक्षणों का विकास करवाता है बेटा, लैंगिक लक्षणों का विकास। अब ये लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? आप 10 मिनट रुको, आपको सब समझ में आ जाएगा, फिलहाल बस लिख के छोड़ दो। सेक्सुअल, प्राइमरी सेक्सुअल जो क्या होते हैं, लक्षण होते हैं, उनको डेवलप करवाता है। थोड़ी देर रुको, सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं भी गोनेट्स पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। बस अभी आप इतने जानो, देखना क्या शुगर का 1S, स्ट्रेस का 2S, सॉल्ट का 3S और सेक्सुअल कैरेक्टर का 4S। तो ये ग्रंथि कितने S को कंट्रोल करती है? 4S को कंट्रोल करती है। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। कौन सा हिस्सा? बाहर वाला, नाम क्या है? वल्कुट। एड्रिनल ग्लैंड की अंदर वाला हिस्सा 3F को कंट्रोल करता है, फियर फाइट फ्लाइट, और इसका बाहरी हिस्सा 4S को कंट्रोल करता है। और 4S का मतलब क्या है? लिख लोगे। पहले S का मतलब क्या है? शुगर, दूसरे का मतलब क्या है? स्ट्रेस, तीसरे का मतलब क्या है? सॉल्ट, और चौथे का मतलब क्या है? सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी ग्रंथि 4S को रेगुलेट करती है? तो बच्चा एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि 3F को कंट्रोल करती है? तब भी आपका आंसर क्या होगा? एड्रिनल ग्रंथि। कोर्टिकोइड्स, कोर्टिसोल, इमरजेंसी हार्मोन कौन बनाती है? आपकी एड्रिनल ग्रंथि बनाती है। याद रख लोगे, याद रख लोगे, है ना? कर लोगे? जी मैम। तो चलिए अब ये आपके 6 नंबर वाली खत्म हो गई। 7 नंबर पे लिखोगे, नंबर 7 पे लिखोगे गोनेट्स।
गोनेड्स, और गोनेड्स को कहा जाता है लैंगिक जनन ग्रंथियां। लैंगिक जनन ग्रंथियां ये जनन में काम आती हैं, ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं बेटा, रिप्रोडक्शन में काम आती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो इसके बारे में यही लिखो कि दीज आर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। कैसी हैं ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं, जनन में काम आती हैं। ये लिख दो, प्रजनन की प्रक्रिया में सहायक होती हैं। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसी संतान बनाना। बंदर है तो बंदर अपने जैसा बच्चा पैदा करेगा, गधा है तो गधा, हम क्या इंसान के बच्चे हैं तो इंसान अपने जैसा बच्चा पैदा करेगा। तो रिप्रोडक्शन शब्द का मतलब होता है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, अपने जैसी संतान पैदा करना। जिस प्रोसेस से अपने जैसी संतान बनती है उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन, प्रजनन, जनन कहा जाता है। तो इसका मतलब मैम ये वो ग्रंथियां हैं जो रिप्रोडक्शन में काम आती हैं, जो बच्चा पैदा करने में काम आती है। जी हाँ, तो आइए जरा, क्या पहली बात ये होती कहां है, इनकी लोकेशन क्या है? बिलो इंटेस्टाइन। बहुत क्वेश्चन बनेंगे बेटा यहां से, ठीक है। आंतों के नीचे होती हैं बच्चों, आंतों के, जहां पे आपकी बड़ी आंत छोटी आंत खत्म होती है उसके नीचे वाले हिस्से में होती है, आंतों के नीचे। अब जो मेल बॉडी होता है लड़कों के शरीर में, मेल गोनेड्स का नाम क्या होता है? नर लैंगिक ग्रंथि का नाम क्या होता है? तो लिखो, लड़कों वाली को बोलते हैं आप टेस्टिस। एक लिखते हो तो टेस्टिकल होता है, दो लिखते हो तो टेस्टिस, दो होते हैं तो आप टेस्टिस से लिख दो, हिंदी में लिख दो वृषण। और वृषण की संख्या कितनी होती है? 2। और फीमेल बॉडी में, लड़कियों के शरीर में, मादाओं के शरीर में महिला जनन ग्रंथि का नाम होता है ओवेरी। अब 2 लिखोगे तो ओवेरीज लिख दो, ओवेरीज। और ओवेरीज को हिंदी में बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय कितनी होती है? 2। तो लड़का और लड़की की जो ग्लैंड्स होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं, वो दोनों अलग अलग होती हैं बेटा, अलग अलग होती हैं। मेल वाली का नाम टेस्टिस, फीमेल वाली का ओवेरी, दो दो होती हैं दोनों में। अब बच्चों सिंपल सी बात है, मैम किसी परिवार में सभी लोग छोटे हैं तो उनकी संतान लंबी नहीं हो सकती है बेटा, जीन्स ही उनके अंदर छोटे वाले हैं, है ना, लंबे वालों को डोमिनेट करके छोटे वाले आ जाते हैं। चलो चलो सुनो, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, नाम से क्लियर है, जब लड़कों की गोनेड्स अलग है तो वो अलग हार्मोन बनाएगी। जी मैम। लड़कियों की है तो वो अलग हार्मोन बनाएगी। जी मैम, हाँ जी। तो आइए जरा पहले देखते हैं मेल गोनेड्स कौन सा हार्मोन बनाती हैं। मेल गोनेड्स कौन सा हार्मोन बनाती हैं? अब तुम ब्लड ग्रुप का डाउट अब पूछ रहे हो मेरे से, अजित कैसे काम चलेगा बेटा? आओ चलो सुनो, लिखो, मेल गोनेड्स का नाम क्या होता है? टेस्टिस होता है, हिंदी में वृषण कहते हैं बेटा। मेल गोनेड्स टेस्टिस का सबसे मेन काम होता है मेल हार्मोन बनाना, नर हार्मोन बनाना। तो लिख दो, टेस्टिस ग्रंथि जो हार्मोन बनाती है उस हार्मोन को कहते हैं मेल हार्मोन, और हिंदी में कहते हैं लड़कों वाला हार्मोन, नर हार्मोन। और ये नर हार्मोन होता है, इसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। लिख दो बच्चों, टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, क्योंकि ये लड़कों के शरीर में बनता है तो एक लड़के को एक लड़की से अलग बनाता है। ये एक लड़के को एक लड़की से अलग बनाता है ना। अब लड़का लड़की से कैसे अलग होता है वो आप मुझे बताएंगे। चलिए, ये टेस्टोस्टेरोन क्या क्या काम करता है, इसके फंक्शन लिखना शुरू करो। ए नंबर पे लिखो, सबसे पहला काम ये हार्मोन। अच्छा, एक छोटा बच्चा है, आपने देखा होगा आपके घर में अगर एक लड़का लड़की दोनों है, ठीक है, 8-9 साल का लड़का है, 8-9 साल की लड़की है, तो उनकी आवाज
और उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो लगभग एक जैसा होता है, लगभग एक जैसा होता है। लेकिन जैसे ही लड़का 12-13 साल का होता है तो उसकी आवाज अचानक से भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है। लड़के लोगों को पता होगा ये चीज, क्योंकि उस लड़के की प्यूबर्टी एज शुरू हो जाती है। प्यूबर्टी एज का मतलब होता है किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था। तो जैसे ही लड़का 12-13 साल का होता है तो बेटा उसका कौन सा एज शुरू हो जाता है, प्यूबर्टी एज। और अगले 5-6 साल तक ये प्यूबर्टी एज रहती है, ये किशोरा अवस्था रहती है। और जैसे ही 18 साल का होता है तो हम उस लड़के को अडल्ट कह देते हैं, क्योंकि उसकी प्यूबर्टी एज खत्म हो गई है, अब वो मैच्योर हो गया है बेटा। तो जैसे ही 12-13 साल का होता है एक लड़का तो उसकी क्या शुरू हो जाती है, प्यूबर्टी एज शुरू हो जाती है। हिंदी में बोलते हैं किशोरा अवस्था शुरू हो जाती है। और जैसे ही किशोरा अवस्था शुरू होती है तो इस लड़के के अंदर कुछ बदलाव आते हैं जिनको हम प्यूबिक चेंजेज कहते हैं, जिनको किशोरा अवस्था वाले बदलाव कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं कि किशोरा अवस्था बदलाव कहते हैं। अब आप मुझे बताओ लड़कों में क्या क्या बदलाव आता है। ये जो हार्मोन है ये पता है कब बनना शुरू होता है, छोटे बच्चे में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है, होता है तो भी ना के बराबर होता है। लेकिन जैसे ही वो लड़का 12-13 साल का होता है तो इस एज में उसमें टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन हाईएस्ट रहता है, सबसे ज्यादा रहता है। और इसी हार्मोन की वजह से उस बच्चे के अंदर प्यूबर्टी एज शुरू होती है। कुछ प्यूबर्टी एज के दौरान बदलाव आते हैं जिनको हम प्यूबिक चेंजेस कहते हैं। अब क्या क्या बदलाव आते हैं, तो नंबर 1 पे क्या बदलाव आएगा, सबसे पहला बदलाव आता है उस बच्चे के अंदर, उस लड़के के अंदर दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है। आती है कि नहीं आती है, हाँ जी मैम। दाढ़ी मूंछ आने के पीछे योगदान है टेस्टोस्टेरोन का। दूसरा, उस बच्चे की लड़के की आवाज जो होती है वो भारी हो जाती है और गहरी हो जाती है। आवाज कैसी, भारी और गहरापन आ जाता है उसके आवाज में, है ना। साउंड जो होती है वो उसकी हैवी हो जाती है और साउंड में डीपनेस आ जाती है। जी मैम, एक छोटा लड़का और लड़की 8-10 साल तक आवाज सेम रहती है उनकी, लेकिन जैसे ही लड़का 12-13 साल का होता है उसकी आवाज अचानक से भारी हो जाती है। कौन लाता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। तीसरा, उस लड़के का जो बॉडी है उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो हार्मोन क्या करवाता है, ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये हार्मोन उस लड़के के जो लैंगिक जनन अंग होते हैं उनकी वृद्धि करवाना शुरू कर देता है। तो लिख दो, लैंगिक जनन अंगों का विकास करवाना, अंगों का वृद्धि और विकास करवाना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है बेटा। ये कौन सा हार्मोन करवाता है, टेस्टोस्टेरोन। और सबसे मेन काम अब इस लड़के के अंदर क्या बनना शुरू हो जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। इस बच्चे के अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब स्पर्म्स को बोलते हैं हिंदी में शुक्राणु कोशिकाओं का जनन होना शुरू हो जाता है। शुक्राणु कोशिकाओं का जनन शुरू हो जाता है। स्पर्म सेल्स होती हैं, इनको रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, और इनका जनन शुरू हो जाता है। शुक्राणु कोशिकाओं का जनन शुरू होना। स्पर्म्स और ओवा सेल जब आपस में जुड़ती हैं तो इनका फर्टिलाइजेशन होता है और एक नया बच्चा बनता है। और मैंने अभी तो कहा बच्चा जिस प्रोसेस से बनता है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये जो ग्रंथि है इनको रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। तो मैंने कहा जैसे ही एक लड़का 12-13 साल का होता है तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, और बढ़ता है तो ये बहुत सारे चेंजेस लाता है उस बच्चे के अंदर। जैसे उस बच्चे की दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है ना, उस बच्चे की आवाज भारी हो जाती है, गहरी हो जाती है,
और उस बच्चे की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो जनन अंग होते हैं, उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है और उन्हीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स बनना शुरू हो जाती हैं और लड़कों की जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनको स्पर्म्स कहते हैं, उनको शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं, है ना। आगे एक कह रहे मैं 18 साल का हो गया हूं, मुझे अभी तक दाढ़ी नहीं आई थोड़ी बहुत तो आई होगी, है ना। आ गई बात समझ में। तो ये सारे काम किसके हैं? टेस्टोस्टेरोन के। तो बेटा ये सारे काम लड़कों में होते हैं, लड़कियों में ऐसा कोई काम नहीं होता है। इसीलिए हम इस हार्मोन को मेल हार्मोन कहते हैं, नर हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन एक लड़के को लड़की से अलग बनाता है बेटा। अब अगर किसी बच्चे में ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कम रह जाए तो बेटा उसमें दाढ़ी मूछ नहीं आती है, आवाज थोड़ी सी लड़कियों जैसी हो जाती है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है और ना ही स्पर्म सेल्स बन पाती हैं। तो ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के आगे चलकर पिता नहीं बन पाते हैं, यानी पापा नहीं बन पाते हैं। क्योंकि बेटा बच्चा पैदा करने के लिए स्पर्म सेल्स चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। आ गई मेरी बात समझ में? क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी समझ में आ गया होगा आपको। जी मैम। अब आ जाओ, जैसे लड़कों में एक जोड़ी टेस्टिस वृषण पाए जाते हैं, वैसे महिलाओं में क्या होता है? महिलाओं में पाई जाती हैं ओवेरीज। तो लिख दो, जो फीमेल गोनेड्स होती हैं उनका नाम ओवेरीज होता है, अंडाशय होता है। जो महिलाओं में जनन ग्रंथियां होती हैं उनको ओवेरीज, अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय भी कितने होते हैं? 1 पेयर, यानी एक जोड़ी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये ओवेरीज जो हैं ये सबसे पहला आपको याद रखना है फीमेल हार्मोन बनाती हैं। कौन सा हार्मोन बनाती हैं? फीमेल हार्मोन। और फीमेल हार्मोन को हिंदी में लिखोगे लड़की वाला हार्मोन, मादा हार्मोन। ये हार्मोन एक लड़की को एक लड़के से अलग बनाता है, ठीक है। ये हार्मोन एक लड़की को एक लड़के से अलग बनाता है। अब कैसे? जैसे ही आपके घर में कोई छोटी बच्ची है, कोई एक लड़की है, गर्ल है, उसकी उम्र कितनी हो जाए? उसकी उम्र 11 से 12 साल हो जाए। आजकल तो देखो, पुराने जमाने में खाना पीना रहन सहन उस हिसाब का था कि पुराने जमाने की औरतों की प्यूबर्टी एज 13-14 साल में जाके शुरू होती थी। आजकल तो 11-12 साल में शुरू हो जाती है, राइट। तो बेटा 11-12 साल की जैसे ही लड़की होती है तो उस लड़की का प्यूबर्टी एज शुरू हो जाता है। कौन सा? प्यूबर्टी एज शुरू हो जाता है, किशोरा अवस्था शुरू हो जाता है। अब जैसे ही इसका प्यूबर्टी एज शुरू होता है तो इस लड़की के अंदर एक हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा बनता है और उसी हार्मोन का फीमेल हार्मोन कहते हैं और उस हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, क्या पूछेगा एग्जामिनर? एग्जामिनर पूछेगा फीमेल हार्मोन का नाम क्या है, क्या करके आओगे? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन कौन बनाता है? ओवेरीज बनाते हैं, अंडाशय बनाते हैं। ये कब बनता है किसी भी लड़की में? तो जब लड़की 11-12 साल की होती है और उसका किशोरा अवस्था शुरू होता है तब उसमें ज्यादा बनता है, ठीक है, तब उसमें ज्यादा बनता है, ठीक है। अब ये हार्मोन आया है तो कुछ ना कुछ बदलाव लाएगा। हाँ जी मैम, क्योंकि इस लड़की की प्यूबर्टी एज शुरू हुई है तो इसमें क्या? इसमें प्यूबिक चेंजेस शुरू हो जाएंगे, इसमें किशोरा अवस्था वाले बदलाव आएंगे बेटा, कुछ बदलाव आएंगे। अब क्या क्या बदलाव आएंगे इस बच्ची में? तो सबसे पहला जो बदलाव आएगा, इस लड़की का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, यानी कि मासिक धर्म चक्र शुरू हो जाता है। अब आप कहोगे मैम ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? हम आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, तब पढ़ाएंगे कि हर महीने 28 दिन के बाद लड़कियों के अंदर 4 दिन के लिए उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, 3 से 4 दिन। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनको 3 से 4 दिन ब्लीडिंग होती है, उनके शरीर से खून बाहर निकलता है, क्योंकि उन लड़कियों के अंदर ओवरी में अंडा बनता है, उस अंडे को खून अपने साथ बहा के ले जाता है। और उसी फ्लो को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो
और ये जो साइकिल होती है ना 28 दिन की, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, इसको मासिक धर्म चक्र कहते हैं, इसको आम भाषा में लड़कियां पीरियड्स भी कहती हैं। शायद आप लोगों को जानना भी चाहिए इन चीजों के बारे में, नॉलेज लड़का लड़की दोनों को होनी चाहिए भैया। अब आप कहोगे लड़कों को पीरियड्स के बारे में क्यों जानना है? अरे भैया, लड़के के घर में बहन नहीं है, मम्मी नहीं है, कल को उसकी शादी होगी, उसका बच्ची होगी, लड़की होगी, उसके बारे में आपको जानना जरूरी नहीं है, हाँ? तो ये सब लड़कों को भी उतना ही ज्यादा जानना जरूरी होता है जितना एक लड़की के लिए होती है चीजें। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इस महिला का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, महिला क्या बच्ची का, अभी तो महिला क्या ये बच्ची है, ये इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। दूसरा सुनो, इस लड़की की आवाज जो है वो पतली हो जाती है बेटा। हाँ, आवाज क्या हो जाती है? पतली और मधुर हो जाती है ना? अब आप कहोगे मैम क्या लड़कियों की आवाज ही मधुर होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है। लड़कों की भी आवाज मधुर होती है, बस लड़कियों की आवाज कोयल जैसी मीठी होती है और लड़कों की आवाज कौवा होता है, कौवा काव काव करता है, उसके जैसी बस मधुर होती है। ठीक है, आवाज पतली हो जाती है। तीसरा, लड़कियों की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होती हैं उनकी ग्रोथ करवाता है ये हार्मोन। तो लिख दो, ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स आते हैं उनकी ग्रोथ करवाना शुरू कर देता है ये। हिंदी में लिखो, लैंगिक जनन अंगों का वृद्धि और विकास, लैंगिक जनन अंगों का वृद्धि और विकास, ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाता है। और इस समय क्योंकि महिला के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स ऊपर नीचे रहते हैं, तो इन्हीं हार्मोन्स के बदलाव के कारण लड़कियों की इस उम्र में जब उनकी प्यूबर्टी ये शुरू होती है तो बेटा उनकी बॉडी में जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है, तो अचानक से पिंपल्स विंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। सेम चीज ये लड़कों के साथ भी होती है। तो आपने देखा होगा 13-14 साल के लड़के को फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आते हैं, बिकॉज उस समय उस लड़का और लड़की के शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स अप डाउन होते रहते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उस लड़के की जो स्किन में ग्रंथियां होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स, वो अपना सिक्रेशन बढ़ा देती है और जिससे उसकी स्किन ऑयली हो जाती है और उससे उसको पिंपल्स वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब डी नंबर पे, 4 नंबर पे देखो, जैसे लड़कों के अंदर 12-13 साल में स्पर्म्स फॉर्मेशन शुरू होता है, वैसे लड़कियों के अंदर क्या ओवा फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ये हार्मोन क्या करवाता है? लड़कियों के अंदर ओवा फॉर्मेशन करवाता है। ओवा को हिंदी में बोलते हैं अंडाणु जनन। अब अंडाणु को, ओवा को देखो और क्या बोलते हैं? एग भी बोलते हैं, अंडा। तो महिलाओं के अंदर अंडा बनना शुरू हो जाता है 12-13 साल में। अब किसी बच्ची में 11 साल में, किसी बच्ची में 12 साल में शुरू होती है, तो कोई नहीं, ऑन एन एवरेज इसलिए मैंने 11-12 कर दिया। ठीक है, चलो आई मेरी बात समझ में? तो आपसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सुनो, कौन सा हार्मोन फीमेल हार्मोन कहलाता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कौन बनाता है? ओवेरी। और सबसे पहले कब बनता है? जब किसी लड़के की प्यूबर्टी एज शुरू होती है तब। आपसे पूछेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करने वाला, अब देखो ये हार्मोन निकला तब तो उस लड़की की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। अब ये हार्मोन 50-55 साल में बंद हो जाता है तो उस महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। ये सब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो एस्ट्रोजन हार्मोन ही किसी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट भी करता है और खत्म भी करता है। यही हार्मोन लड़कियों की आवाज को पतला और मधुर बनाने का काम करता है। ये हार्मोन लड़कियों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, उनकी ग्रोथ करवाता है। और महिलाओं के अंदर हर महीने एग, ओवा, अंडाणु बनाने का काम करता है ये हार्मोन। तो आप समझ गए होंगे अगर किसी महिला में एस्ट्रोजन ना बने तो क्या क्या उसको समस्याएं हो सकती हैं। आप खुद सोचिए कितनी समस्याएं उनको देखने को मिल सकती हैं। तो ये तो एक नॉर्मल महिला में ओवेरी एस्ट्रोजन बनाता ही बनाता है। ओवेरी जो अंडाशय होते हैं वो नॉर्मल महिला में एस्ट्रोजन बनाते ही बनाते हैं। अब ये लड़की बड़ी होगी, इसकी शादी होगी, अब इसको बच्चा होने वाला है। ठीक है, अब ये बच्ची क्या है? मां बनने वाली है। तो बेटा जब कोई महिला मां बनने वाली होती है ना, तो यही ओवेरीज
कुछ और हार्मोन बनाती हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। जब कोई लड़की मां बनने वाली होती है तो ये जो लड़कियों के ओवरीज होते हैं, अंडाशय होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक और हार्मोन बनाते हैं। कौन सा हार्मोन बनाते हैं? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा बच्चा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। और इसी प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या कहते हैं इसको? इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। किसी भी महिला को मां बनाने वाला हार्मोन यही होता है। इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, गर्भाधारण वाला हार्मोन करवाते हैं, कहते हैं इसको। ठीक है, गर्भ को धारण करवाता है ये, इसे गर्भाधारण हार्मोन कहा जाता है। तो जब कोई लड़की मां बनने वाली होती है तो उसके ओवरीज एक और हार्मोन रिलीज करते हैं और उसी हार्मोन को हम क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सुधीर बेटा वेट करो 5 मिनट, ठीक है, फिर बात करते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। और ये प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी हार्मोन, ठीक है, याद रखना। तो एग्जाम में आता है किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन। किसने बनाया? ओवेरी ने। ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने वाला हार्मोन होता है ना। अब क्या होता है, जब ये लड़की मां बनने वाली होती है तो प्रेगनेंसी वाला हार्मोन तो ये हो गया। अब उसी समय इस ओवेरीज में ना एक अलग टाइप की सेल्स बनती हैं और उन सेल्स को बोलते हैं कॉर्प्स ल्यूटियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ा रही हूं मैं। कॉर्प्स ल्यूटियम सेल्स, ये सेल्स का ग्रुप है बेटा, ठीक है, कोशिकाओं का समूह है। ओवेरीज में कॉर्प्स ल्यूटियम नाम की स्ट्रक्चर बनती कब है? कॉर्प्स ल्यूटियम कोशिकाओं का ग्रुप जो है वो बनता कब है? जब कोई लड़की क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है, तब बनता है। इस चीज को ऐसे पढ़ो कि जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होने वाली होती है या हो चुकी होती है, तो होने वाली होती है, तो उसके अंडाशय में कुछ अलग टाइप की सेल्स का ग्रुप बनता है। उस सेल्स के ग्रुप को कॉर्प्स ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कॉर्प्स ल्यूटियम। अब ये कॉर्प्स ल्यूटियम क्या क्या काम करता है वो सुनो। अभी तक तो प्रोजेस्टेरोन ओवेरीज की नॉर्मल सेल्स बना रही थी, लेकिन अब ये जैसे ही कॉर्प्स ल्यूटियम बन जाता है तो ये प्रोजेस्टेरोन बनाने की जिम्मेदारी इसकी हो जाती है। तो अगर आपसे पूछे कि लड़कियों के जो ओवेरीज में कॉर्प्स ल्यूटियम होता है वो कौन कौन सा हार्मोन बनाता है, तो प्रोजेस्टेरोन ऑप्शन में होगा। तो ये करके आना पड़ेगा आपको बेटा, ये प्रोजेस्टेरोन बनाता है। फिर सुनो, यही सेल्स एक दूसरा हार्मोन बनाती हैं जिसको रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। कौन सा? रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये सारे हार्मोन प्रेगनेंसी के हार्मोन है बेटा, ठीक है। और एक तीसरा हार्मोन और बनाती हैं जिसको HCG हार्मोन कहते हैं। जब आपकी शादी हो जाएगी ना बच्चों और आप पापा बनने वाले होंगे, तो अपने बीवी को जब डॉक्टर के पास लेके जाओगे ना आप कि हाँ कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसका ब्लड टेस्ट करता है और ब्लड टेस्ट में वो चेक करता है HCG का लेवल। ये HCG का लेवल जब 600 से ऊपर क्रॉस कर जाता है तब डॉक्टर कहता है यस आपकी बेबी प्रेग्नेंट है। जब तक इस HCG का लेवल 600 से नीचे रहता है तब डॉक्टर कहता है अभी किसी को बताना मत, हो सकता है कंडीशन है, बस लग रहा होगा आपको कि ये प्रेग्नेंट है, लेकिन बहुत बार प्रेगनेंसी नहीं भी होती है ऐसे केस में। तो डॉक्टर उस समय क्या चेक करता है? डॉक्टर उस समय HCG हार्मोन का लेवल चेक करता है। ये हार्मोन तभी निकलता है जब कोई लड़की मां बनने वाली होती है और इसका लेवल अच्छा खासा होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म लिख दो आप, इसका फुल फॉर्म होता क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अब हिंदी में कोई इसका नाम नहीं है बेटा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ही बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। मैम आजकल तो किट आता है, हाँ प्रेगा न्यूज किट आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कभी कभी प्रेगा न्यूज फेक भी होता है, हाँ कंफर्म नहीं होता है। हार्मोन्स अप डाउन होते हैं तब भी प्रेगा न्यूज पॉजिटिव दिखा देता है, लेकिन
डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर प्रेगा न्यूज सिर्फ एक, मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। खैर ये सब चीजें आपको मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाऊंगी। प्रेगा न्यूज नाम की किट आती है, वो सिर्फ ये बताती है यस आपने कंसीव कर लिया है, लेकिन डॉक्टर कहता है कंसीव तो कर सकता है, लेकिन कंसीव करने से लेकर जो आपका एम्ब्रियो बनना शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब तक ये HCG का लेवल 600 से ऊपर आता है, तभी प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। अदरवाइज कभी कभी कंसीव करने के बाद भी वो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहती है, मिसकैरेज हो जाता है बहुत सारे केसेस में। खैर छोड़ो ये, मैम पापा बनने की बात सुन के शर्म आने लग गई। अच्छा बेटा शर्म क्या है, तो जिंदगी है, ये तो जिंदगी का एक साइकिल है बेटा, सबको निभाना है ये चीज तो, राइट। तो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं, ये तीनों हॉर्मोन्स प्रेगनेंसी में काम आते हैं बेटा, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने वाले हॉर्मोन्स होते हैं। लेकिन मेन अगर आपको प्रेगनेंसी हार्मोन पूछे कि मुख्य प्रेगनेंसी हार्मोन क्या है, तब आप क्या करके आओगे, तब आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करके आओगे। लेकिन आपसे पूछ ले कौन सा हार्मोन ये बताता है कि यस कोई लड़की मां बनने वाली है कि नहीं, तब आप HCG करके आना। HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और एक और हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन मदर के यूट्रस को तैयार करता है, किसके लिए, बच्चा 9 महीने यूट्रस में रहता है, उसको तैयार करता है कि यस अब तुम्हें तैयार होना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर 9 महीने तक बच्चा रहेगा, जिस बच्चे का वजन 2 किलोग्राम से लेकर 4.5 किलोग्राम तक भी हो सकता है। आगे बात समझ में? जी मैम। अब मैं एक बात और बताना चाहती हूं, यही कॉर्प्स ल्यूटियम, अब ये लड़की HCG लेवल हो गया, रिलैक्सिन बन गया, प्रोजेस्टेरोन बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये मां बनने वाली है। अब मां बनने वाली है तो क्या होता है, तो अब यही कॉर्प्स ल्यूटियम एक टेम्परेरी ग्लैंड बनाता है। बस यही से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मां और बच्चे के बीच में एक अस्थायी ग्रंथि बनती है बेटा, टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब जब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा तब तक है, उसके बाद खत्म, उसके बाद निकाल दिया जाता है बॉडी से मां की, तो इसे बोलते हैं अस्थायी ग्रंथि। टेम्परेरी ग्लैंड है बच्चा, लिख देना ये, ठीक है, पूरा लिख लेना आप, टेम्परेरी ग्लैंड। कौन सी बनती है, तो वो उसका नाम होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हिंदी में कहते हैं अपरा। मां और बच्चे के बीच में एक टेम्परेरी ग्लैंड बनती है, इस ग्लैंड के अंदर ऐसे बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, बहुत सारे उत्तकों की मेम्ब्रेन होती है, ये ऐसे ऐसे होती है टिश्यूज की मेम्ब्रेन। और इसी प्लेसेंटा के थ्रू मां अपने बेबी को, मां और इधर लिख लेना बेबी, बच्चा, अपने बेबी को खून यानी कि ब्लड, पानी जो भी बच्चे को चाहिए होता है, विटामिन्स जो भी बच्चे को जरूरी है, विटामिन्स साथ में लिख देना। अगर डॉक्टर किसी बच्चे को दवाई दे, वो बच्चा जो मां के गर्भ में उसको दवाई देना है, तो भी इसी के थ्रू पहुंचता है। और साथ में भोजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब कुछ इसी मेम्ब्रेन के थ्रू मां अपने बच्चे को पहुंचाती है। अब ब्लड पहुंचाया है तो ब्लड में ऑक्सीजन भी आएगा, तो मां अपने बच्चे को शुरुआती के कुछ दिनों में खून, जब तक बच्चे में नहीं बनता है तब तक खून भी देती है, बाकी 9 महीने ऑक्सीजन, पानी, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, भोजन, पानी सब कुछ अपने बच्चे को जिस उत्तकों की मेम्ब्रेन की सहायता से पहुंचाती है, उस मेम्ब्रेन को प्लेसेंटा कहते हैं, उसको अपरा कहते हैं। और इस अपरा को बनाता कौन है, कॉर्प्स ल्यूटियम सेल्स। यही आगे चलकर कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, जब देखो कॉर्प्स ल्यूटियम का प्राइमरी काम क्या था, ये हार्मोन बनाना, ये हार्मोन बन गया मतलब लड़की मां बनने वाली है। अब ये कॉर्प्स ल्यूटियम आगे चलकर बदल जाती है सेल से टिश्यू में, और उसी टिश्यू की मेम्ब्रेन को प्लेसेंटा कहते हैं। अब ये प्लेसेंटा 9 महीने तक मां अपने बच्चे को ये सब कुछ पहुंचाती है। अब 9 महीने बाद जब बच्चे का जन्म होता है, तो बेटा डॉक्टर पहले बच्चे को निकालता है, फिर इस प्लेसेंटा को कट कर देता है और इस प्लेसेंटा को भी निकाल के डस्टबिन में डाल देता है। हालांकि आजकल इस प्लेसेंटा को बहुत ज्यादा साइंटिफिकली यूज में लिया जा रहा है, बिकॉज इस प्लेसेंटा के अंदर बहुत सारा खून, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीबॉडीज होते हैं, तो इस प्लेसेंटा को प्रिजर्व करके रखने लग गए हैं आजकल, ठीक है। खैर वो सब छोड़ो, आपके
काम की चीजें नहीं है, आप तो बस यहां पे सुनो। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि जब कोई लड़की मां बनने वाली होती है तो उसमें एक टेम्परेरी ग्लैंड बनता है 9 महीने के लिए, उसका नाम क्या है? उसका नाम प्लेसेंटा अपरा है। मां अपने बच्चे को खून, पानी, विटामिन, भोजन सब कुछ किसकी सहायता से पहुंचाती है? प्लेसेंटा अपरा की सहायता से पहुंचाती है। ठीक है, और इस अपरा में एक चीज लिख लेना, इस प्लेसेंटा में 2 आर्टरी होती हैं, 1 वेन होता है। 2 आर्टरी प्लस 1 वेन, वेन की संख्या 1 है। ये ग्रुप डी में देखो, ग्रुप डी का लेवल देख रहे हो आप, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा के अंदर धमनियों की संख्या कितनी होती है और वेन की संख्या कितनी होती है? 1। तो लिख देना अपरा के अंदर 2 धमनी पाई जाती हैं और 1 शिरा पाई जाती है। ये लो बच्चों आपकी गोनेड्स खत्म, खत्म। ये लो, है ना। कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वो मोटी या पतली कैसे हो जाती है? बिकॉज थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, बताया था कल की क्लास में रितिका। और दूसरी बात, प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसको डाइट बढ़ जाती है, उसकी भोजन ज्यादा खाती है क्योंकि उसके गर्भ में बच्चा है, उसको भी देखो ना भोजन पानी पहुंचाना है, तो ज्यादा खाना खाने से वजन बढ़ जाता है और उस समय थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो जिसका थायराइड कुछ ज्यादा ही इम्बैलेंस होता है ना, वो बहुत ज्यादा मोटी या बहुत ज्यादा पतली भी हो सकती है प्रेगनेंसी में। जरूरी नहीं सिर्फ हमेशा प्रेगनेंसी में कोई लड़की मोटी होती है, पतली भी होती है बेटा बहुत। ठीक है, ओके। तो ये प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम, ओवरीज, प्रोजेस्टेरोन। देखो अगर आपसे पूछे फीमेल हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। आपसे पूछे प्रेगनेंसी में कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, तब ये 3 नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है ना, आई मेरी बात समझ में? सुधीर बट नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर देंगे, सुधीर कुमार ठाकुर। ठीक है, ओके। तो ये हमारी गोनेड्स यानी कि आपकी लैंगिक जनन ग्रंथियां खत्म होती हैं। अब 2 ग्रंथि बची हैं लास्ट 8 और 9 नंबर पे, एक है पिट्यूटरी और एक है आपका हाइपोथैलेमस। दोनों एक साथ पढ़ाएंगे, दोनों रिलेट करके पढ़ाई जाती हैं। अब आ जाओ, माँ तो माँ होती है बेटा, मोटी हो पतली हो। हाँ चलो मैम, मेरे पापा खाना खाते समय हिचकी आती है और हिचकी आने से कभी कभी खाने का दाना गले में फंस जाता है, बहुत डर लगता है। यस, आपके पापा को खाना खाते समय बहुत सारे लोगों को हिचकी आती है। आपके पापा स्पीड में खाना खाते होंगे, बड़े बड़े टुकड़े खाते होंगे, अच्छे से चबाते नहीं होंगे। खाना खाते समय अगर हिचकी आ रही तो उसके 3 कारण है। एक रोटी के 2 टुकड़े खाते हैं और एकदम ऐसे खा लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बाइट। और अपने पापा को बोलिए खाना खाते समय मुंह के अंदर दांतों से अच्छे से चबा के रोटी चावल खाया करें। ठीक है, और थोड़ा धीरे धीरे खाना खाएं। ये 3 चीज अप्लाई करेंगे, हिचकी नहीं आएंगी बेटा आपके पापा को। चलो अब बताओ बेटा, अभी तो कल की क्लास चलेगी। हाँ, कल ही चैप्टर खत्म अपना। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे कल, थोड़ा हो सकता है लंबी क्लास हो तो अपने आप को तैयार करवा के आइएगा, क्योंकि 15-20 क्वेश्चंस भी करवाऊंगी इसका। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कोई डाउट नहीं होगा आपका, मैंने इतना अच्छे से पढ़ा दिया, आपका कोई डाउट नहीं आना चाहिए। मैम ये क्लास सीजीएल, सीजीएल तो बेटा चुटकियों में हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे ऐसे हो जाएगा सीजीएल। डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है बेटा, कितने दिन से पढ़ा रही हूँ तुम्हें मैं, तुम कहाँ थे ब्लड वाले चैप्टर में? हाँ, कहाँ थे तुम ब्लड